हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सीरीज़ मैं लेकर आई हूँ, ये आरजेएस मेन को ओरिएंटेट करते हुए ये सीरीज़ लेकर आए हैं हम लोग, जिसके अंदर हम लोग जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उन वाले सभी क्वेश्चंस को यहाँ स्टेप टू स्टेप हम लोग डील करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम मार्क्स उसमें ऑब्टेन कर सकें। तो ये जो सीरीज़ है, इसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे जो भी सीआरपीसी से या बीएनएसएस से रिलेटेड है। अभी जो आज का जो चैप्टर लेकर आए हैं हम लोग, ये डिफरेंसेस से रिलेटेड चैप्टर लेकर आए हैं। इसमें हम जितने भी डिफरेंसेस सीआरपीसी और बीएनएसएस में अवेलेबल है उन सबको एक गो थ्रू करेंगे, और अगर इनमें से कोई भी एक भी क्वेश्चन आता है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, किसी और दो टॉपिक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो उनसे हम डील करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है वो है समन केस और वारंट केस। तो अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो समन केसेस को 2W में डिफाइन कर रखा है और वारंट केसेस को 2X में डिफाइन कर रखा है। हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलेंगे, जिससे कि हमको बीएनएसएस और सीआरपीसी अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, केवल सेक्शन डिफरेंस के थ्रू हम लोग ये सब समझ जाएंगे। अब ये तो मैंने आपको बताया कि जो समन केस होते हैं, इनको सीआरपीसी में अगर हम बात करें तो इनको 2W में डिफाइन कर रखा है, जबकि बीएनएसएस में बात करें तो 2X में डिफाइन कर रखा है। जबकि हम वारंट केस की बात करें तो इसको सीआरपीसी में 2X में डिफाइन कर रखा है, और अगर हम इसकी बीएनएसएस में बात करें तो 2Z में डिफाइन कर रखा है। मैं आपकी सहूलियत के लिए आपको एक और चीज बता देती हूँ कि जो भी मार्क्स मैंने रेड पेन से लगाए हैं, ये सब सेक्शंस बीएनएसएस के हैं, और जो भी मैंने ग्रीन से लगाए हैं ये सारे सेक्शंस हमारे सीआरपीसी के हैं। तो चलिए देखिए, जो समन केस होता है ये हमेशा लेस सीरियस होता है नेचर में, ये कम ग्रेविटी का होता है, कम ग्रेव होता है, जबकि ये ग्रेव होता है वारंट केसेस जो होते हैं वो ग्रेव होते हैं नेचर में। दूसरी अगर हम बात करें तो समन केसेस में कोर्ट जो होती है वो समन इशू करती है, जबकि वारंट केसेस में कोर्ट के पास एक डिस्क्रिएशन आ जाता है, जिसके अंदर कोर्ट जो है वो या तो वारंट इशू कर सकती है या फिर समन इशू कर सकती है। कोर्ट में इशू ईदर वारंट और समन, कोर्ट कुछ भी इशू कर सकती है। अब अगर हम समन केसेस की ट्रायल की बात करें तो समन केसेस जो है इनकी ट्रायल जो है वो सिंपल होती है और लेस कॉम्प्लेक्स होती है। जो हमारे ट्रायल के प्रोविजन दे रखे हैं सीआरपीसी के अंदर वो 251 से लेकर के 259 में दे रखे हैं, और वो ही समन केसेस की ट्रायल की हम बात करें तो बीएनएसएस के अंदर हमारे 274 से लेकर के 282 में दे रखे हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रायल इन, जो ये वारंट केसेस है इसकी जो ट्रायल होती है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसको क्लासीफाई कर रखा है, 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है, जो हम अच्छे से जानते हैं। एक सेशन, एक मतलब सेशन ट्रायल, एक है ना ट्रायल होती है वारंट केसेस में ट्रायल जिसके अंदर ऑन पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो ये इसके अंदर बता रखा है, तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब एक हमने सेक्शन पढ़ रखा है सीआरपीसी का 257, और वही बीएनएसएस के अंदर हम पढ़ेंगे 280, जिसके अंदर जो कोर्ट है वो कन्वर्ट कर सकती है समन केसेस को वारंट केसेस में, जबकि ऐसा कोई भी कन्वर्जन हमारे पास वारंट केसेस के केस में अवेलेबल नहीं है। जो समन केसेस होते हैं इसमें हमें फॉर्मल चार्जेस फ्रेम करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि जो वारंट केसेस होते हैं इसमें बहुत जरूरी होता है कि फॉर्मल चार्जेस फ्रेम किए जाए। समन केसेस में मजिस्ट्रेट जो है वो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है। यहाँ पे फॉर्मल चार्जेस फ्रेम करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे फ्रेम करने की जरूरत होती है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट स्टॉप कर सकता है प्रोसीडिंग को। यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है वारंट केसेस के अंदर। वारंट केसेस के अंदर हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है कि हम स्टॉप करें प्रोसीडिंग्स को। दूसरा, अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो समन केसेस में जो पनिशमेंट है, जैसा कि डेफिनेशन बताती है समन केसेस क्या केसेस होते हैं, वो केसेस जो वारंट केसेस नहीं होते वो समन केसेस होते हैं। तो इसमें 2 ईयर से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट हम नहीं दे सकते हैं, जबकि वारंट केसेस में अगर हम बात करें पनिशमेंट की तो डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, और इम्प्रिजनमेंट जो एक्सीड करेगी हमारी 2 ईयर से, ये हम पनिशमेंट दे सकते हैं। चलिए हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
चलिए, तो अब हम हमारा नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं जो कि है रेफरेंस और रिवीजन के बीच में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ है वो हमारे सीआरपीसी के सेक्शंस है, और रेड मार्कर से जो लिखे हुए हैं वो हमारे BNSS के सेक्शंस है। तो चलिए रेफरेंस और रिवीजन में डिफरेंस देखते हैं। तो जो सीआरपीसी है उसके अंदर अगर हम सेक्शन बताएं तो सेक्शन 395 जो डील करता है वो हमारे रेफरेंसेस से डील करता है, और सेक्शन 436 जो BNSS का है वो हमारे रेफरेंस से डील करता है। वहीं रिवीजन जो है वो सेक्शन 399 से लेकर 401 जो है वो सीआरपीसी के हमारे रिवीजन से डील करते हैं, और सेक्शन 438 से लेकर के 442 के जो BNSS के प्रोविजंस है वो हमारे रिवीजन से डील करते हैं। अब हम देखते हैं रेफरेंस क्यों किया जाता है, रिवीजन क्यों किया जाता है। रेफरेंस जो होता है वो वैलिडिटी चेक करता है किस चीज की, किसी एक्ट की, किसी रेगुलेशन की या किसी ऑर्डिनेंस की, कि उसमें कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व है ऐसा जो अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ है। वो सारी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन पार्ट आपको पता होगा। अपन को जो लिखना है वो यही लिखना है कि इससे रेफरेंस जो होता है वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट, रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस से रिलेटेड होता है, जबकि रिवीजन जो होता है वो होता है वैलिडिटी ऑफ ए डिसीजन, किसी डिसीजन की वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं, या जजमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं, या किसी सेंटेंस की वैलिडिटी को सेंटेंस की वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है। वहीं ये जो होता है हमेशा पेंडिंग केसेस में ही होता है। रेफरेंस जो हमेशा किया जाता है वो पेंडिंग केसेस में किया जाता है, जबकि जो रिवीजन है वो दोनों पेंडिंग एज वेल एज डिसाइडेड केसेस दोनों में ही रिवीजन किया जा सकता है। पावर जो है रेफरेंस करने की वो पावर किसके पास वेस्टेड है, हाई कोर्ट, केवल हाई कोर्ट को ही रेफरेंस किया जाता है। जबकि पावर जो है रिवीजन कौन कौन कर सकता है, हाई कोर्ट के पास रिवीजन पावर है कि वो रिवाइज कर सकता है चीजों को, और सेशन कोर्ट के पास पावर है। तो ये मेरे हिसाब से रेफरेंस और रिवीजन का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस पे। मैं थोड़ा फास्ट आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अपने पास अभी बहुत कम टाइम पीरियड बचा है और उसके अंदर हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, तो हम जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आ जाइए कंप्लेन और पुलिस रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। कंप्लेन को हमारे 2D में डिफाइन कर रखा है, किसके, सीआरपीसी के। वेरी गुड। 2R में किसको डिफाइन कर रखा है, पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन कर रखा है सीआरपीसी के। वहीं अगर हम बात करें BNSS की तो 2H के अंदर डिफाइन कर रखा है हमारे कंप्लेंट को, और 2T के अंदर डिफाइन कर रखा है हमारे पुलिस रिपोर्ट को। किसमें, BNSS में। अब बात करते हैं, जो कंप्लेन की जाती है वो किसी भी पर्सन के द्वारा की जा सकती है, एनी पर्सन कैन मेक अ कंप्लेन। वाइल ये जो पुलिस रिपोर्ट होती है ये पुलिस इंचार्ज ऑफ स्टेशन हाउस जो होता है उसी के द्वारा सबमिट की जाती है। ये जो इसका फॉर्मेट होता है ये ओरल या रिटर्न कुछ भी हो सकती है, जबकि पुलिस रिपोर्ट की हम बात करें तो यह ऑलवेज रिटर्न होती है। और किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, एक फॉर्म में प्रिपेयर की जाती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट हमें बताता है। ये वाला पॉइंट हर बच्चे को नहीं पता है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कंप्लेन की हम बात करें तो कंप्लेन क्या है, ये मियर एलिगेशंस है कि किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है। अभी ये श्योरिटी नहीं है कि किसी पर्सन ने, अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है, बस ये एक एलिगेशन है कि एक्स वाई जेड हुएवर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। जबकि जो पुलिस रिपोर्ट है ये ऐसे फैक्ट्स को कंसिस्ट करती है या ऐसे कंक्लूजन को कंसिस्ट करती है जो कि पुलिस ऑफिसर ने ड्रॉ किया है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट डिफरेंस जो कि है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी के 2C में बता रखा था, वहीं BNSS के अंदर 2G के अंदर बता रखा है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को 2L में सीआरपीसी में डिफाइन कर रखा है, वहीं पे 2O में BNSS में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन कर रखा है। अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर रखता है, जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है। वहीं जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो सीरियस और ग्रेव नेचर के होते हैं, मतलब इनका जो नेचर है वो सीरियस और ग्रेव होता है। जब वही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो सिंपल होते हैं, मतलब नॉट इन ग्रेव नेचर के नहीं होते, ठीक है। वहीं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है इसमें FIR कैन बी फाइल्ड, मतलब FIR फाइल की जा सकती है। जबकि हमें पता है कि जब अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर मना कर दे लिखने से, FIR राइट करने से मना कर दे, तो उस कंडीशन में उसके पास एक ऑप्शन होता है कि SP के पास चला जाए, नहीं तो एक कंप्लेंट फाइल करे। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है।
मतलब कंप्लेन भी फाइल कर सकता है और एफआईआर भी लगा सकता है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर के केवल कंप्लेन ही फाइल कर सकता है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि वो एफआईआर फाइल कर सके। तो और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें पुलिस के पास जो पावर होती है वो इन्वेस्टिगेट करता है, वो मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है। पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। वहीं पे अगर हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो पुलिस जो है उसके पास पावर नहीं होती, नॉट पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट, मतलब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। चलिए अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं जो कि हमने किया है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बीच में। तो बेलेबल ऑफेंस को हमारे डिफाइन कर रखा है 2A के अंदर, वहीं नॉन बेलेबल ऑफेंस को भी 2A के अंदर ही डिफाइन कर रखा है सीआरपीसी के। वहीं BNSS की बात करें तो 2C के अंदर डिफाइन कर रखा है नॉन बेलेबल ऑफेंस को। चलिए अब हम बात करते हैं बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के डिफरेंसेस की। तो जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उसके अंदर बेल को हम डिमांड कर सकते हैं एज ए मैटर ऑफ राइट, मतलब आपका राइट है कि आप उसको डिमांड करेंगे एज ए मैटर ऑफ राइट। वहीं पे नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देना टोटली डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट है, कोर्ट के डिस्क्रिएशन पर डिपेंड करता है कि उसको बेल देनी है या नहीं देनी। वहीं पे बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर जो होता है वो भी एम्पावर होता है कि वो बेल ग्रांट कर सके। वहीं पे नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर केवल कोर्ट के पास ये पावर होती है कि उसको ग्रांट करना है या नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। वहीं एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है वो केवल नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में ही अवेलेबल होता है। ये जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं ये ग्रेव नहीं होते, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं ये ग्रेव होते हैं नेचर में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। चलिए तो अब हम डिफरेंस देखते हैं इंक्वायरी और ट्रायल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए इंक्वायरी को सीआरपीसी में अगर बताया जाए तो 2G के अंदर डिफाइन कर रखा है। वहीं पे अगर इंक्वायरी के लिए हम BNSS की बात करें तो 2K के अंदर डिफाइन कर रखा है। वहीं पे ट्रायल को सीआरपीसी में कहीं डिफाइन नहीं कर रखा था, उसी प्रकार ट्रायल को हमारी BNSS में भी अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं इंक्वायरी क्या होती है। इंक्वायरी क्या होती है, वो सारी प्रोसीडिंग्स, ऑल प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने होती है, जो कि कब होती है, प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्रेम करने से पहले जो भी प्रोसीडिंग हम मजिस्ट्रेट के या कोर्ट के सामने करते हैं वो सब क्या होती है, वो इंक्वायरी के अंदर आती है। वहीं पे ट्रायल की बात हम करें तो ये बिगन कब होती है, जब कोई चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं। लेकिन समन केस में, अब आप बोलेंगे समन केस में कोई चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं, तो जिस मोमेंट समन ट्रायल के अंदर अक्यूज अपीयर होता है और उसके ऊपर एक्विजिशन लग जाते हैं, उसके जस्ट तुरंत बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम इंक्वायरी की बात करें तो इंक्वायरी होने के बाद, जब इंक्वायरी का कंप्लीशन हो जाएगा तो उसके बाद ये कभी भी कन्विक्शन या एक्विटल में रिजल्ट नहीं करेगी, लेकिन इसका एक कंक्लूजन क्या निकल सकता है कि ये रिजल्ट कर सकती है, मे रिजल्ट इन डिसमिसल ऑफ कंप्लेन, या तो कंप्लेन का डिसमिसल कर सकती है या फिर डिस्चार्ज कर सकती है अक्यूज्ड को, क्या, इंक्वायरी। वहीं पे अगर हम ट्रायल की बात करें तो ट्रायल ऑलवेज हमेशा रिजल्ट करती है या तो एक्विटल या कन्विक्शन, मतलब या तो एक्विटल होगा ही होगा या कन्विक्शन होगा। तो ये ट्रायल का कंक्लूजन निकलता है। मतलब अब ये क्या बोल रहा है, जो इंक्वायरी होती है उसका हमेशा ये मतलब नहीं होता कि इंक्वायरी किसी ऑफेंस के अंदर ही की जाए, ऑफेंस के अलावा भी कई बार कुछ फॉल्सिटी और ट्रूथनेस को जानने के लिए भी हम अदर मैटर्स में भी इंक्वायरी करते हैं, जबकि ट्रायल का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंस का एग्जामिनेशन ही होता है। अब अगर हम इंक्वायरी का पर्पस देखें तो इंक्वायरी का पर्पस क्या होता है, टेस्ट करना। क्या चीज टेस्ट करेंगे, या तो ट्रुथ है, किसी चीज का सच है, या फॉल्सिटी है, या उसमें कितना झूठ है, और सर्टेन फैक्ट्स का ट्रुथ और फॉल्सिटी को टेस्ट करना ही इसका मेन ऑब्जेक्ट है। जबकि हम ट्रायल की बात करें तो इसका जो पर्पस है वो इज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करेगा, गिल्ट और इनोसेंस ऑफ अक्यूज, ये डिटरमाइन करेगा कि क्या जो अक्यूज है वो गिल्टी है या इनोसेंट है। चलिए तो अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में डिफरेंस। तो इन्वेस्टिगेशन को सीआरपीसी के सेक्शन 2H में डिफाइन कर रखा है, वहीं इसी को BNSS के सेक्शन में 2L में डिफाइन कर रखा है। अब देखिए ट्रायल को मैं वैसे पहले भी बता चुकी हूँ, सीआरपीसी में भी पहले डिफाइन नहीं था और अभी BNSS के अंदर भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है।
चलिए तो अब हम डील करते हैं इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बीच में डिफरेंसेस से। इन्वेस्टिगेशन जो हमेशा है वो कंडक्ट किसके द्वारा की जाती है? इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है पुलिस के द्वारा या फिर कोई ऐसा पर्सन के थ्रू जो ऑथराइज किया गया है। किसी और को भी ऑथराइज करते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और जबकि ट्रायल जो है वो हमेशा कब कौन कंडक्ट करता है? ट्रायल हमेशा कोर्ट के थ्रू कंडक्ट की जाती है। वहीं पर्पस क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का? तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है। वहीं पे अगर हम ट्रायल का पर्पस देखें तो ट्रायल का पर्पस होता है कि डिटरमाइन किया जाए गिल्ट या इनोसेंस ऑफ अक्यूज्ड। अक्यूज्ड की इनोसेंस और गिल्ट को जो पर्पस है वो डिटरमाइन करना है ट्रायल का। जो इन्वेस्टिगेशन है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है, जबकि जो ट्रायल है ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। जनरली इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम होती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले जो फेज होती है वो इन्वेस्टिगेशन होती है, जबकि ट्रायल जो होती है वो कभी भी फर्स्ट स्टेज नहीं होती। जनरली ट्रायल को हम ये कह सकते हैं, इट इज नॉट कंफर्म, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये लास्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है। चलिए अब डिस्चार्ज की बात करते हैं और एक्विटल की बात करते हैं। तो डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस हम देख लेते हैं। जो हमारी ट्रायल्स दे रखी है उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिस्चार्ज को डिफाइन कर रखा है। आप लोग उन सेक्शंस को भी मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। वहीं एक्विटल को भी अलग अलग ट्रायल्स के अंदर डिस्चार्ज एक्विटल को डिफाइन कर रखा है कि एक्विटल कब होता है कब नहीं होता है। तो उसको भी और अट्रैक्टिव करने के लिए हम उसको मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रायल के कौन कौन से सेक्शंस में एक्विटल और डिस्चार्ज को मेंशन कर रखा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर डिस्चार्ज इंप्लाई क्या करता है कि कोई प्राइमा फेशिया एविडेंस अक्यूज्ड के अगेंस्ट नहीं मिला है, हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, यही रीजन हुआ है कि हमने अक्यूज्ड को क्या कर दिया है? डिस्चार्ज कर दिया है। जबकि एक्विटल क्या होता है? कोई भी जुडिशियल डिसीजन होता है जो टेकन आफ्टर, कब लिया जाता है? ट्रायल के बाद एक जुडिशियल डिसीजन लिया जाता है जो इनोसेंस ऑफ अक्यूज्ड को इस्टेब्लिश करता है। वो क्या होता है? एक्विटल। तो एक्विटल क्या हो गया? जो इनोसेंस ऑफ अक्यूज्ड को डिटरमाइन करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, वो ही हमारे एक्विटल की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब डिस्चार्ज में ये जो फ्रेश शूट होती है इसको बाहर नहीं कर रखा। आप डिस्चार्ज अगर आपने किसी को कर दिया है तो फ्रेश शूट उसके अगेंस्ट वापस लेकर आ सकते हैं, लेकिन वंस एन एक्विटल इज ऑलवेज एन एक्विटल एज एन रूल अपन ने पढ़ा हुआ है। तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑन सेम फैक्ट्स फ्रेश शूट को बार करता है, ये बार नहीं करता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डिस्चार्ज अगर हमने किसी पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया है तो उसको री अरेस्ट कर सकते हैं, कैन बी री अरेस्टेड। जबकि एक्विट कर दिया है आपने तो कैन नॉट बी री अरेस्टेड, उसको वापस अरेस्ट नहीं किया जा सकता। डिस्चार्ज होता है वो कभी मेरिट पर डिटरमाइन नहीं होता, प्राइमा फेशिया एविडेंस नहीं है हमने डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन जो एक्विटल होता है ना, ये हमेशा केस के मेरिट के ऊपर जाने के बाद ही एक्विटल किया जाता है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस की ओर चलते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में। इन्वेस्टिगेशन को सीआरपीसी की बात करें तो 2H में डिफाइन कर रखा है, वहीं BNSS की बात करें तो 2L में डिफाइन कर रखा है। इंक्वायरी की बात करें तो 2G में डिफाइन कर रखा है सीआरपीसी के, और BNSS की बात करें तो 2K में डिफाइन कर रखा है। अब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में डिफरेंस देखते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जो है हमेशा कंडक्ट की जाती है पुलिस ऑफिसर या किसी पर्सन जो ऑथराइज किया जाता है उसके थ्रू। वहीं पे अगर हम इंक्वायरी की बात करें तो इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है। जो इन्वेस्टिगेशन होती है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होती है, इंक्वायरी जो होती है ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। पर्पस जो होता है इन्वेस्टिगेशन का वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, जबकि इंक्वायरी का जो पर्पस होता है वो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉल्सिटी और ट्रुथ ऑफ सर्टेन थिंग, मतलब किसी भी मैटर या फैक्ट के ट्रुथ और फॉल्सिटी को देखना, डिटरमाइन करना ही इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट होता है। ये जो होती है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है। इट मे नॉट बी प्रिसाइडेड बाय इन्वेस्टिगेशन। और इंक्वायरी के लिए ये जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंक्वायरी हमेशा ही
प्रिसाइड की जाए इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन से। कई कई बार इन्वेस्टिगेशन नहीं होती केसेस में और इंक्वायरी हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में डिफरेंसेस आपको क्लियर होंगे। चलिए अब हम कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में डिफरेंस देखते हैं। तो जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं इनको 320 में डिफाइन कर रखा है सीआरपीसी के, वहीं 359 के अंदर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को बीएनएसएस के अंदर डिफाइन कर रखा है। और हमें पता है कि जो सारे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है वो तो 320 और 359 में है ही, लेकिन उनके अलावा जो भी बचे हुए ऑफेंसेस है वो सब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन में, कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं ये लेस सीरियस होते हैं, जबकि ये ऐसा कुछ क्लासिफाइड नहीं है। ये मोस्टली किसको अफेक्ट करते हैं, प्राइवेट पर्सन को अफेक्ट करते हैं, जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो विक्टिम को या सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं। दूसरी बात करें, ये कॉम्प्रोमाइज किए जा सकते हैं, जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। एज द नेम सजेस्ट कि कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल है, वैसे ही नॉन कंपाउंडेबल है तो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है। अपॉन कॉम्प्रोमाइज, अगर मान लीजिए कंपाउंडेबल ऑफेंस में कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो जो ऑफेंडर होता है उसको एक्विट किया जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस का कंपाउंड कर दिया जाए तो इफेक्ट क्या होता है, तो इसका जो इफेक्ट होता है ये हमेशा एक्विटल होता है, विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के इसको एक्विटल कहा जाता है। जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में क्या होता है कि पहले पूरा ट्रायल होगा जो रिजल्ट करेगा या तो एक्विटल में या कन्विक्शन में। अब हम नेक्स्ट लास्ट, अभी का लास्ट सेशन में लास्ट स्लाइड डील करेंगे, जो कि है हमारा डिफरेंस रिवीजन और अपील के अंदर डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। करते हैं हमारे लास्ट डिफरेंस है बट नॉट द लीस्ट वन, दैट इज रिवीजन एंड अपील। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो हम देखेंगे सीआरपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन कर रखा है। 399 से लेकर के 401 में रिवीजन डिफाइन कर रखा है, जबकि बीएनएसएस के अंदर 440 से लेकर 442 के अंदर हमको रिवीजन के बारे में बता रखा है। वहीं अगर हम अपील की बात करें तो सीआरपीसी के 372 से लेकर के 394 के अंदर बता रखा है, और अपील को 413 से लेकर के 435 के अंदर बता रखा है। चलिए आगे चलते हैं, रिवीजन और अपील में मेजर डिफरेंसेस देखते हैं। रिवीजन हमें बताता है कि ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, इसको एज ए राइट डिमांड नहीं किया जा सकता, जबकि अपील जो होती है ये एक लीगल राइट है, जहां जहां अपील के प्रोविजन है वहां उसे एज ए राइट क्लेम किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट कर रहे हैं तो जनरली जो रिवीजन है ये क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही उठाया जाता है, और अपील जो है मे लाई ऑन पॉइंट ऑफ लॉ एज वेल एज ऑन फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स के ऊपर भी अपील की जा सकती है और लॉ के ऊपर भी की जा सकती है। रिवीजन जो है वहां पे रिवीजन पेटिशन जब फाइल की जाती है तो रिवीजन करने वाले व्यक्ति को हर्ड किया जाए ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी टू हर्ड ए पर्सन इन केस ऑफ रिवीजन पेटिशन, जबकि अपीलेंट को हर्ड किया ही जाता है अपील में, अपीलेंट इज हर्ड इन अपील। दूसरी बात करते हैं, इसके अंदर जो रिवीजन होती है इसके अंदर हम ना तो है ना इंक्रीज मतलब रिवीजन के अंदर हम सेंटेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जबकि अपीलेंट कोर्ट के पास ये पावर नहीं होती। कैन नीदर इंक्रीज, ना तो इंक्रीज कर सकता है ना डिक्रीज कर सकता है किसी भी सेंटेंस को, और ना ही पैरेड ऑन दे सकता है अपीलेंट को, ये कुछ भी नहीं दे सकता, जबकि रिवीजन कोर्ट जो है वो सब कुछ दे सकता है। ऑल इज पॉसिबल फॉर रिवीजन कोर्ट। और दूसरी हम बात करें कि है ना रिवीजन जो होती है वहां के अंदर है ना डिस्चार्ज नहीं किया जाता, डिस्चार्ज को मतलब रिवीजन में डिस्चार्ज को कन्विक्शन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जबकि हायर कोर्ट कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्चार्ज को कन्विक्शन के अंदर। जो रिवीजन है इसमें कोर्ट की पावर जो होती है वो बहुत लिमिटेड है, जबकि इसमें एक्सटेंसिव पावर है, कोर्ट हैव एक्सटेंसिव पावर जो क्रिमिनल अपील के अंदर इंटरफेयर कर सकता है, इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग इसके पास एक्सटेंसिव पावर है। और जो रिवीजन के अंदर प्रोसीजर होता है वो दो तरीके का प्रोसीजर होता है, प्रिलिमिनरी और फाइनल, जबकि अपील के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, केवल एक प्रोसीजर होता है इसके अंदर। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेन डिफरेंसेस थे सीआरपीसी बीएनएसएस में वो सब मैंने आपको करा दिए हैं, लेकिन अगर अभी भी आपको किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अकॉर्डिंग यही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो पूछा जाता है,
अगर फिर भी आप किसी और चीज़ में कोई डिफरेंस चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डू। और हम इसी तरीके से सीआरपीसी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आगे डील करेंगे। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फॉर फर्दर अपडेशन। थैंक यू सो मच।